हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट लेक्चर जो हमारा सेकंड लेक्चर था उसमें अपन ने कवर किया मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। हमने हमने उसमें एक क्वेश्चन किया था। अब हम उसमें आगे बढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे और भी इस पे क्वेश्चन सब प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। क्या क्या प्रॉपर्टीज है? सबसे पहली चीज, एसोसिएटिव लॉ फॉर एनी थ्री मैट्रिसेस ए बी एंड सी। ठीक है, सबसे पहली चीज ए बी और सी में ये प्रोडक्ट होने चाहिए, प्रोडक्ट डिफाइन होने चाहिए। मतलब हमारी कंडीशन क्या थी ए और बी के मल्टीप्लिकेशन में? अगर इसका ऑर्डर है p क्रॉस q, इसका है m क्रॉस n, तो q और m इक्वल होने चाहिए थे, तभी यहाँ पे a और b का प्रोडक्ट पॉसिबल था। तो अगर a b c का इस तरह से प्रोडक्ट पॉसिबल है, कंफर्मेबल है ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो हम a b c का अगर प्रोडक्ट करना चाहते हैं तो पहले चाहे तो आप ए बी का प्रोडक्ट करें, फिर सी का मल्टीप्लिकेशन करें इसके साथ, या फिर पहले बी और सी का मल्टीप्लाई करके फिर आप ए से मल्टीप्लाई करें, कोई दिक्कत नहीं, आपका रिजल्ट सेम आएगा। मतलब एसोसिएटिव लॉ को ये फॉलो करते हैं। ठीक। सेकंड है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ थ्री मैट्रिसेस। अगर ए इंटू बी प्लस सी है तो आप इसे ए बी प्लस ए सी, या ए प्लस बी इंटू सी है तो ए सी प्लस बी सी से ओपन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट थिंग, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लेटिव आइडेंटिटी। ओके, मल्टीप्लेटिव आइडेंटिटी के बारे में हमने पढ़ा था, क्या होती थी, है ना, कि जैसे अपन कॉम्प्लेक्स नंबर में देखते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, वैसे ही यहाँ पे भी होती है। हमने मैट्रिक्स के लिए एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स दोनों किए थे। आपको मैं याद दिला दूं कि मैट्रिक्स ए में क्या ऐसा ऐड करें कि वो ए ही रहे, तो नल मैट्रिक्स था। ओ से जिसे रिप्रेजेंट करते हैं तो वो था एडिटिव आइडेंटिटी, और इनवर्स क्या था कि कुछ ऐसा ऐड करो कि रिजल्ट नल मैट्रिक्स बन जाए, तो माइनस ए था एडिटिव इनवर्स फॉर मैट्रिक्स ए। तो उसी तरह से मल्टीप्लेटिव आइडेंटिटी क्या होती थी कि मैट्रिक्स ए है, कुछ ऐसा मल्टीप्लाई किया जाए कि वापस ए आ जाए, तो वो होता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हमने बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है। तो अगर आपको याद है या अगर आप भूल गए तो मैं वापस याद दिला देता हूँ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स था जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 थे, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 थे। इसे हमने आई से रिप्रेजेंट किया था। ये आई ऑर्डर 3 का है, अगर ऑर्डर 2 का होगा तो वहां पे 2 क्रॉस 2 मतलब 2 रो और 2 कॉलम्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे लिए मल्टीप्लेटिव आइडेंटिटी की तरह वर्क करता है। आप ए में चाहे आई से मल्टीप्लाई करें या आई इंटू ए करें, दोनों का ही रिजल्ट क्या आता है, सेम रहता है और ए आता है। ठीक है, फिर नोट देखिए सॉरी, इफ ए बी इज डिफाइंड देन बी ए नीड नॉट टू बी डिफाइंड। मतलब अगर ए और बी का प्रोडक्ट पॉसिबल है तो जरूरी नहीं है बी और ए का प्रोडक्ट भी पॉसिबल होगा, क्योंकि ये कम्यूटेटिव नहीं होते। जैसे सपोज करिए ए का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 और बी का ऑर्डर है 3 क्रॉस 4, तो यहाँ पे 3 3 ये बराबर है, तो ए और बी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। लेकिन इसी केस में बी इंटू ए करना चाहेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि देखो 4 और 2 इक्वल नहीं है। तो इसलिए अगर ए बी डिफाइंड है तो जरूरी नहीं है बी ए बी डिफाइंड होगा। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि इन जनरल ए बी और बी ए बराबर नहीं आते हैं। ठीक। अच्छा अच्छा, ये बात तो हम कर ही चुके थे। ए और बी है रेस्पेक्टिवली एम क्रॉस एन, के क्रॉस एल, इनका अगर ऑर्डर है, ए का है एम क्रॉस एन, बी का है अगर के क्रॉस एल। तो दोनों अगर डिफाइन करने हैं तो क्या होगा, ए बी के डिफाइन होने के लिए एन का के इक्वल होना जरूरी है, और बी ए के डिफाइन होने के लिए, क्योंकि बी का ऑर्डर के क्रॉस एल और ए का एम क्रॉस एन, तो यहाँ पे एल और एम का बराबर होना जरूरी है। तो देखिए एन इक्वल टू के एंड एल इक्वल टू एम होना जरूरी है। ए बी एंड बी अगर बोथ डिफाइंड है तो दोनों का जरूरी नहीं है इक्वल होना, ये बात भी अपन कर चुके हैं। If the product of two matrices is zero matrix, it is not necessary that one of the matrices is zero matrix.
मतलब अगर कभी ए और बी का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स आया तो जरूरी नहीं है ए या बी में से कोई एक जीरो हो ही हो, दोनों ही नॉन जीरो हो सकते हैं, स्टिल प्रोडक्ट क्या आ सकता है, हमारा नल मैट्रिक्स आ सकता है। अगर तीन मैट्रिक्स ए बी सी हैं सेम ऑर्डर के, ए और बी बराबर है, तो मैं कह सकता हूं ए सी बराबर बी सी होगा, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है। मतलब अगर ए सी और बी सी अगर इक्वल है तो जरूरी नहीं है ए और बी बराबर ही हो। ठीक है, ए बराबर बी लिखा हुआ है तो मैं दोनों तरफ सी से पोस्ट मल्टीप्लाई का मतलब अगर यहाँ पे मैंने बाद में मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे भी बाद में ही मल्टीप्लाई होगा, और अगर प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूँ लाइक ए इज इक्वल टू बी, तो मैं यहाँ अगर सी को पहले मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर भी सी को पहले ही मल्टीप्लाई किया जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं फिर, और प्रोडक्ट का हमने ज्यादा मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस नहीं की थी पिछले लेक्चर में, तो यहाँ पे हम उस पे और क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए ए और बी दे रखे हैं, हमें ए बी निकालना है। 0 -1 0 2, बी है 3 5 0 0। सबसे पहले दोनों का ऑर्डर सेम है, 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2, ए भी 2 क्रॉस 2 का है, बी का भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, तो 2 और 2 बराबर है, तो मेरा रिजल्ट भी क्या होगा, 2 क्रॉस 2 का ही आएगा। तो देखिए कैसे करते थे, तो वापस याद दिला देता हूं मैं आपको। जब आप यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट देखने जाएंगे तो यहाँ पे फर्स्ट रो और यहाँ पे फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा, मीन्स 0 3 से और -1 0 से, तो ये होगा 0 इंटू 3 प्लस -1 इंटू 0। फिर नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो यहाँ से आप फर्स्ट रो और यहाँ से सेकेंड कॉलम पिक करेंगे, सो 0 इंटू 5 -1 इंटू 0। नाउ नेक्स्ट दिस एलिमेंट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो अब यहाँ से सेकेंड रो और यहाँ से फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा, तो 0 इंटू 3 0 प्लस 2 इंटू 0 अगेन 0, एंड नाउ लास्ट एलिमेंट सेकेंड ऑर्डर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम 0 इंटू 5 0 प्लस 2 इंटू 0 0, तो ये भी 0 प्लस 0, यानी कि सब कुछ 0 है यहाँ पे, मैं कह सकता हूँ ये एक नल मैट्रिक्स है। इस चीज से आप एक यहाँ से प्रॉपर्टी भी वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए ये वाला जो पॉइंट था, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज जीरो मैट्रिक्स देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट वन ऑफ द मैट्रिसेस इज अ जीरो मैट्रिक्स। देखिए ए बी का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स आ गया है, लेकिन ना ही ए नल मैट्रिक्स था और ना ही बी, है ना। नल मैट्रिक्स उसे कहते हैं जब सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। तो आपकी ये प्रॉपर्टी भी इस एग्जांपल के साथ क्या हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, assume x y z w and p are matrices of order के बने, देखिए सबका, एंड देन हमें क्या करना है, जस्ट अ मिनट, या सबका ऑर्डर के बने, देन रिलेशन या रेस्ट्रिक्शंस निकालने हैं एन के और पी पे, जिससे पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई डिफाइंड हो जाए। ठीक है, तो देखिए पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई डिफाइन होने के लिए सबसे पहले P इंटू वाई डिफाइन होना चाहिए, W इंटू वाई डिफाइन होना चाहिए, और पी वाई का जो ऑर्डर है और डब्ल्यू वाई का ऑर्डर वो सेम होना चाहिए, तभी हम दोनों को ऐड कर पाएंगे। सही है, तो पहले मैं पी वाई को डिफाइन करता हूँ। पी का ऑर्डर देखिए एक्स वाई जेड, पी का ऑर्डर बताइए क्या है। देखिए एक्स के लिए 2 क्रॉस एन है, वाई के लिए 3 क्रॉस के, जेड के लिए ये, डब्ल्यू के लिए ये, और पी के लिए पी क्रॉस के। चलिए y के लिए अगर आप देखेंगे तो 3 क्रॉस के। नाउ सिमिलरली w और y, w का देखेंगे आप तो n क्रॉस 3, और y का देखेंगे तो 3 क्रॉस के। तो देखिए यहाँ पे 3 और 3 सेम है, तो दोनों का प्रोडक्ट डिफाइंड है। अब डब्ल्यू वाई का ऑर्डर क्या आएगा, n क्रॉस के आएगा। इसी तरह यहाँ पे आए, अगर अगर ये हमें डिफाइन करना है तो k और 3 इक्वल होने चाहिए, मतलब k की वैल्यू 3 होगी, और फाइनल रिजल्ट जो आएगा पी वाई का वो आएगा पी क्रॉस के का। अब हम चाहते हैं
पी वाई और डब्ल्यू वाई का एडिशन पॉसिबल हो तो इन दोनों को इक्वल होना पड़ेगा, मतलब पी की वैल्यू एन के बराबर होनी चाहिए, और के तो दोनों जगह इक्वल है ही, और उसमें भी हमने कह रखा है के कितना है 3। तो इसका मतलब अब ऑप्शन चेक करें तो के 3 होना चाहिए एंड पी एन के बराबर होना चाहिए। तो यहां से हमारा आंसर ये आ गया है, तो ऑप्शन ए होना चाहिए। तो बेसिक बेसिक जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वो सारी यहाँ पे सेटिस्फाई होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफी सारे एंट्रेंस में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में भी। चलिए यहाँ पे देखते हैं अपन। हमें बोला है कि ये इस तरह के एन मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होके इतना आता है, तो बताइए एन क्या होगा। सब में हम देखें तो एक पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे 1 है, फिर 2 है, फिर उसका डबल है 4, फिर 8, इस तरह से चलता रहेगा। तो देखते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में हमें क्या करना है। देख के ये नहीं सोचना है कि अरे इतने सारे मैट्रिसेस मल्टीप्लाई में है कैसे होंगे, कोई बात नहीं। आप पहले 2 का मल्टीप्लाई करके देखिए, मे बी कोई पैटर्न दिखेगा, है ना। फिर हम इसको थर्ड से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, जो भी इसका रिजल्ट आएगा। तो देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ना, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। नेक्स्ट आप देखेंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 इंटू 1 1 इंटू 0, दिस विल बिकम 0। एंड लास्ट एलिमेंट सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, तो ये आएगा 1। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये हो गया 1, ये हो गया 2 प्लस 1 3, या मैं इसको देखो और इस तरह से लिखना चाहता हूँ 1 प्लस 2, ये 0 और ये 1। ठीक है, जैसे ही आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आप देख सकते हैं ये एलिमेंट 1 0 और 1 ये तीनों सेम है, और ये क्या आया दिस प्लस दिस। ठीक, अब मैं जो मेरा रिजल्ट आया है इसको नेक्स्ट जो मेरा थर्ड मैट्रिक्स लिखा हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर दूं, देखते हैं फिर क्या बनेगा। चलिए देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 1 एंड नेक्स्ट एलिमेंट 0 है तो 0 हो जाएगा। इसको देखिए 1 इंटू 4 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा इन तीनों का समेशन। फिर नेक्स्ट एलिमेंट आप चेक करिए 0 और ये करिए आप 1। तो अगर आप देखें कि हम तीनों का मल्टीप्लाई किया तो 1 0 और 1 जो सब में कॉमन है वो यहाँ पे भी कॉमन आया है, बस चेंज हुआ है यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 4, इस तरह से चलता गया। तो जब मैं n एलिमेंट्स जो n मैट्रिक्स है उसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जो एलिमेंट है ये वाला ये क्या हो जाएगा, इन सारे का समेशन हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से सामने जो है इक्वल उसमें भी 101 सब सेम है, बस यहाँ पे 511 है, और ये 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 इस तरह से चलता रहेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ फर्स्ट में ये 1 था, सेकंड में 2 था, थर्ड में ये 2 स्क्वायर था ना 2 की पावर 2 तभी तो 4 आया, नेक्स्ट में ये आएगा 2 की पावर 3। तो ऐसे करते करते जब nth मैट्रिक्स में मैं पहुंचूंगा तो वो होगा 2 की पावर n माइनस 1। देखिए क्यों, ये 2 की पावर 0 और फर्स्ट मैट्रिक्स में है अपन, तो सेकंड मैट्रिक्स में 2 की पावर 1, थर्ड में 2 की पावर 2, मतलब जितने नंबर का मैट्रिक्स है उससे एक कम। तो nth मैट्रिक्स में जब जाऊंगा तो 2 की पावर n माइनस 1 होगी, और ये हो जाएगा 511 के इक्वल। और अब अगर आपको 11th का थोड़ा सा याद हो तो ये एक जीपी है जिसमें n टर्म्स का समेशन करना है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है, जिसका फर्स्ट टर्म 1, कॉमन रेशियो 2 है ना, और नंबर ऑफ टर्म्स n। तो अगर आपको जीपी का एसएन याद है, एसएन बराबर a आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, a आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, और ये किसके बराबर है 511 के। सिंप्लीफाई कर दीजिए 2 की पावर n माइनस 1, नीचे तो 1 हो गया है, ये हो गया 511। सो आई कैन से दैट 2 रेज टू n इज 512, और ये आपको पता होगा कि 2 की पावर 9 ये होती है 512। तो यहाँ से n की वैल्यू हमें कितनी मिलती है n,
तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे लिए करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के अंदर। आई होप समझ में आया होगा आपको। तो चलिए फिर और फर्दर डिफरेंट डिफरेंट जितनी भी वेराइटीज पॉसिबल है, आई विल ट्राई टू कवर ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में दो मैट्रिसेस है, ऐड हो रही हैं, कुछ मल्टीप्लाई भी हो रहा है और बराबर दे रखा है। हमें एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है। अगेन वीडियो पॉज करें, खुद से अटेम्प्ट करें, देन फिर सॉल्यूशन पे आइएगा, है ना, जिससे आपको पता चलेगा कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो देखिए मैं प्रोसीड करता हूँ सॉल्यूशन के साथ। x ये है 2 3 प्लस वाई -1 1 इज इक्वल टू 10 5। तो देखिए जैसे ही x से मल्टीप्लाई होगा ये बन जाएगा 2x 3x। भाई हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स में तो हर एक एलिमेंट में वो मल्टीप्लाई होता है। ये हो जाएगा -y एंड दिस इज इक्वल टू 10 5। चलिए ऑर्डर सेम है लेफ्ट हैंड साइड में, तो दोनों मैट्रिसेस ऐड किए जा सकते हैं। तो 2x -y 3x प्लस y, तो ये एक नया मैट्रिक्स बन गया और ये इक्वल है 10 5। अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स लगाते हैं तो हम कह सकते हैं 2x -y विल बी इक्वल टू 10 and 3x plus y will be equals to 5. Now, two equations in two variables. So, substitution और elimination जो भी मेथड आप लगाना चाहे उसका यूज करके यहाँ पे x और y की वैल्यूज फाइंड की जा सकती है। करेक्ट। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करता हूँ तो y एंड y कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3x plus 2x मीन्स 5x एंड 10 plus 5 15। तो हम कह सकते हैं x की वैल्यू 15/5 दैट इज 3। और x की वैल्यू आप इनमें से किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो जैसे 2x -5 मैंने फर्स्ट इक्वेशन पिक की, x की जगह डाला, ये आ गया 10। तो मैं कह सकता हूँ y होगा, y को राइट हैंड साइड में ले गए 6 - 10 -4। ओके, तो यहाँ से x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -4। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए फिर और क्वेश्चंस देखते हैं। Find the value of x if 1 x1 ये एक मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई हो रहा है अगले मैट्रिक्स के साथ एंड देन ये मल्टीप्लाई हो रहा है नेक्स्ट मैट्रिक्स के साथ इक्वल्स टू 0 और हमें निकालनी है यहाँ पे x की वैल्यू। तो देखिए अब इसमें 3 मैट्रिक्स आए हैं, ऑर्डर भी कुछ अलग तरह के हैं। पहले में अगर मैं आपसे ऑर्डर पूछूं तो आपको सिर्फ एक रो दिख रही होगी और कॉलम है 3, तो इसका ऑर्डर होता है 1 × 3। सेकंड में आप देखिए 3 रो 3 कॉलम्स के बना है, तो ऑर्डर हो गया 3 × 3। नेक्स्ट में 3 रो है, कॉलम सिर्फ एक है, तो ये हो गया 3 × 1। आपका अगर मन है तो आप पहले इन दो को मल्टीप्लाई करिए देन थर्ड मल्टीप्लाई करें। अगर आप चाहते हैं पहले ये दो मल्टीप्लाई करके देन इसको मल्टीप्लाई करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सब रिजल्ट सेम आएंगे, है ना। हमने पढ़ा अभी अभी कि एसोसिएटिव होता है जब आप 3 मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करने जाते हैं। तो मैं ऑर्डर में जा रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड को पहले मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 1x1 1 3 2 2 5 1 15 3 2। देखिए इसका ऑर्डर 1 3 3 3, तो 3 और 3 तो सेम है, तो फाइनल रिजल्ट आएगा क्या 1 × 3 का, राइट। यानी कि एक ही रो आएगी, कॉलम 3 आएंगे ना, 1 × 3 का। इससे आपको आइडिया अगर आप पहले लगा लोगे कि क्या आने वाला है तो आपको मल्टीप्लाई करते टाइम थोड़ा आसानी रहेगी, है ना। कैसे, पहली रो पहला कॉलम है तो यहाँ से फर्स्ट रो यहाँ से फर्स्ट कॉलम 1 × 1 प्लस 2 × x प्लस 15 × 1, ये इंटू ये तीनों एलिमेंट्स। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 × 1 5 × x 3 × 1, है ना, 1x1 और 3 5 3, तो 1 × 3 x × 5 1 × 3। एंड नाउ लास्ट फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 1 × 2 प्लस x प्लस 2, ये आ गया हमारा। इससे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं अगर, ये हो गया 2x प्लस 16
5x plus 6 and x plus 4। अब पहले दो का मल्टीप्लाई हो गया, अब जो रिजल्ट आया उसे इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 2x plus 16, 5x plus 6, x plus 4, ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 1 2 x। देखिए इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 3, ये 3 क्रॉस 1, तो 3 और 3 बराबर है, रिजल्ट आएगा 1 क्रॉस 1 का, यानी कि सिर्फ एक ही एलिमेंट आने वाला है। कैसे आएगा, बस ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो देखिए 2x प्लस 16 इंटू 1 है, प्लस 5x प्लस 6 इंटू 2 है, प्लस x प्लस 4 इंटू है x। और हमें पता है ये नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स मतलब इसमें भी सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, वो भी 0। तो हमारे पास अब x में एक इक्वेशन बन गई है, इसको इक्वल टू 0 करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए 2x प्लस 16 प्लस 10x प्लस 12 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x बराबर 0। तो क्या बन गई है, एक्स स्क्वायर, देखिए 2x 10x 12x प्लस 4x, तो 16x, कांस्टेंट देखिए 16 एंड 12 28। करेक्ट। अब हम इसको फैक्टराइज करते हैं, एक्स स्क्वायर हमें पता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो ये 14x, ये 2x, तो ये 16x हो गया और प्रोडक्ट हो गया 28x स्क्वायर। तो आप इसे फैक्टराइज करिए, x प्लस 2 x प्लस 14 बराबर 0। करेक्ट। तो यहां से x की एक वैल्यू आती है -2 और एक आती है -14, तो ये हो जाएंगे हमारे आंसर्स। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ x इफ दिस इज अ नल मैट्रिक्स, तो ये हमने निकाल दिया। चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं, और क्या वैरायटी हो सकती है। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस भी काफी पूछे जाते हैं, है ना। तो ये अपन देखते हैं, एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, एंड सो दैट satisfy this matrix satisfies this equation, a square minus 3a minus 7i equals to 0, नल मैट्रिक्स। तो इसका मतलब ए मेरे पास है, पहले मैं ए स्क्वायर निकालूंगा, फिर मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करूंगा, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी 7 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करूंगा। अब वो एक अगर नल मैट्रिक्स आ गया तो ये मेरी कंडीशन प्रूव हो जाएगी। तो ए स्क्वायर कैसे आएगा, ए इंटू ए करके, 5 3 -1 -2, इधर भी 5 3 -1 -2। तो देखिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 5 इंटू 5 प्लस 3 इंटू -1, तो -3। अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ जाएंगे हम, 5 इंटू 3 प्लस 3 इंटू -2 मीन्स -6। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मीन्स सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 into 5 that is -5 plus -2 into -1 will become 2, and now last row last column means second row second column, -1 into 3 that is -3 plus -2 into 2 this is 4। तो देखिए कितना हो गया, 25 minus 3 is 22, 15 minus 6 is 9, this is -3 and this is 1। चलिए अब मैं आपके लिए 3a निकाल देता हूँ, मतलब 3 into a is 5 3 -1 -2, 3 को मल्टीप्लाई कर देना है हर एक एलिमेंट के साथ, 15 9 -3 -6, एंड इसी तरह से हम 7i भी निकाल लेते हैं, 7i आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सब कुछ 2 क्रॉस 2 का है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम 2 क्रॉस 2 का लेंगे, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स 1, बाकी सब एलिमेंट्स 0। 7 से जैसे ही मल्टीप्लाई हुआ तो 7 0 0 7। अब बस फाइनल स्टेप क्या करना है अपने को, ए स्क्वायर -3a -7i, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, a square is 22 9 -3 1 -3a 15 9 -3 -6 -7i, this is 7 0
07। तो देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी साइन है उसके अकॉर्डिंग। तो 22 माइनस 15 माइनस 7। नेक्स्ट क्या आएगा 9 माइनस 0 है ना। 22 15 7। तो पहले ये एलिमेंट्स है, सब्ट्रैक्ट करना था इसलिए माइनस साइन, फिर 9 माइनस 9 0। एंड सिमिलरली नेक्स्ट टू एलिमेंट्स -3 -3 -0। एंड नेक्स्ट इज 1 -6 +7। अब चेक करते हैं क्या हो गया। 22 -15 -7 will become 0. This is also 0. This will be 0. And this is again 0. तो ये हमारा क्या गया, एक नल मैट्रिक्स। और यही मुझे राइट हैंड साइड में प्रूव करना था, यही लेके आना था। तो यहां से हम कह सकते हैं हाँ कि ये इक्वेशन कैसी है, करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आंसर है हमारे पास, लास्ट में हम वेरीफाई करेंगे। फाइंड द मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइंग द मैट्रिक्स इक्वेशन, सॉरी। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। देखिए ए कोई मैट्रिक्स छोड़ दिया है, इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी, क्या ऑर्डर है क्या नहीं है। ऑर्डर भी हमें ही डिसाइड करना पड़ेगा। बस ये मैट्रिक्स इंटू ए बराबर इतना है, आप देख सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो देखिए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने के बाद हमारे पास एक और तरीका होगा इसको सॉल्व करने का, लेकिन अभी हमने इनवर्स के बारे में नहीं पढ़ा है, आगे आएगा वो टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो अब हम इसे अब तक जो हमने सीखा है उसी के बेसिस पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो देखिए ये मैट्रिक्स 2x2 का है, ए के बारे में नहीं पता, m×n मान लेता हूं, और ये भी 2x2 का है। पर अगर ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो 2 और m बराबर होना चाहिए, मींस m की वैल्यू 2 एंड n की वैल्यू भी 2। तो मैं ये कह सकता हूं कि m बराबर 2 बराबर n, तो ऑर्डर ऑफ a विल बी 2x2। सही है। अब देखिए तो मैं अज्यूम कर रहा हूं लेट मैट्रिक्स ए इज ए बी सी डी। अपने को नहीं पता है तो हम इक्वेशंस फॉर्म करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद, और वहां से ए बी सी और डी की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। ठीक। तो देखिए पहले मैं इन दो को सॉल्व कर रहा हूं, फिर जो आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो या फिर मैं आपको पूरी तरह से लेफ्ट हैंड साइड दिखा देता हूँ। 2 1 3 2, ये हो जाएगा ए बी सी डी एंड -3 2 5 -3। तो पहले इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप अब आपको मल्टीप्लिकेशन में कई क्वेश्चंस देख लिए हैं आपने, तो कंफर्टेबल होगा। दिस इनटू दिस, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम। स्टेप्स क्लियर। तो देखिए 2 इंटू ए प्लस 1 इंटू सी, फिर आएगा 2 इंटू बी प्लस 1 इंटू डी, 3 into A plus 2 into C, and next will be 3 into B plus 2 into D। इसको मल्टीप्लाई करना है -3 2 5 एंड -3 से, राइट। तो देखिए ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये, ध्यान से देखना क्योंकि अब कैलकुलेशन थोड़ी सी यहाँ पे बड़ी हो जाएगी। तो देखिए 2A प्लस सी को -3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -6 से -3C प्लस अब 2B प्लस डी को 5 से 10B प्लस 5D, राइट। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 4A प्लस 2C -6B -3D। क्या किया मैंने यहाँ पे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, -3 इंटू दिस प्लस 5 इंटू दिस, तो ये आ गया। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मीन्स 2 इंटू दिस, ये आ गया, प्लस दिस इंटू -3, ये आ गया। अब इस एलिमेंट पे आऊंगा तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ, तो देखिए माइनस का 9 है, माइनस का 6C प्लस 15B प्लस 10D, एंड नेक्स्ट इज सेकंड रो सेकंड कॉलम 6A प्लस 4C
माइनस 9b माइनस 60, और ये हमें किसके बराबर दे रखा है? 1 0 0 और 1 के। करेक्ट। तो देखते हैं, पहले मैं जीरो वाले एलिमेंट्स को पिक करना चाहता हूँ। वो है 4a, मीन्स ये वाला एलिमेंट इसके बराबर, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर। तो 4a प्लस 2c माइनस 6b माइनस 3d बराबर 0 होगा। सही है। इसी तरह से ये भी 0 है तो ये 0 होगा। माइनस का 9a माइनस का 6c प्लस 15b प्लस 10d बराबर 0। अब आपको यहाँ पे कैलकुलेशन को इजी करना है अगर, तो देखिए 4a प्लस 2c को एक तरफ बराबर 6b प्लस 3d को एक तरफ। आप दोनों तरफ से देखें तो कुछ कुछ कॉमन है। ट्वाइस ऑफ 2a प्लस सी बराबर 3 टाइम्स 2b प्लस डी। आपके पास एक रिलेशन ये आ चुका है। ठीक। अब इसमें आइए, यहां मैं कह सकता हूं 15b प्लस 10d इक्वल होगा 9c प्लस 6c के, सॉरी 9a प्लस 6c के। तो यहाँ पे भी कुछ कुछ कॉमन है, 5 कॉमन है, तो 3b प्लस 2d बराबर 3 कॉमन 3a प्लस 2c। इसी तरह से आपको दो इक्वेशंस और बनानी है। उसके बाद वहां से आप निकालेंगे ए बी सी और डी की वैल्यू। आप चाहे जैसे आना चाहिए इस तरह का, तो आप चाहे तो वेरीफाई करके देख सकते हैं ए बी सी डी की वैल्यू। जैसे ए 1 होना चाहिए, बी 1 सी 1 और डी 0। तो अगर आपने ए को और सी को 1 रखा तो ये जाएगा 2 प्लस 1 3 2 या 6, और यहाँ पे बी को 1 रखेंगे डी को 0 रखेंगे तो ये भी 6। सिमिलरली यहाँ पे भी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। तो यहाँ से मेरे पास ए बी सी की वैल्यू 1 1 1 एंड डी की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो मेरा मैट्रिक्स ए कुछ इस तरह का आ जाएगा। अब घबराइए नहीं, आपको लगेगा इसमें बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, ऐसा है तो मैं सेम क्वेश्चन इनवर्स में पिक करूंगा। और इनवर्स वाले चैप्टर में जब हम टॉपिक पढ़ लेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, है ना, लास्ट में है इस चैप्टर के, तो वहां पे आपको मैं इस क्वेश्चन को इनवर्स वाले मेथड से करके दिखाऊंगा। ये बहुत इजीली हो जाएगा, है ना। तो वहां ऐसी गंदी कैलकुलेशन नहीं आएगी, तो इसको देख के आप डरे नहीं अभी, है ना। चलिए फिर और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम्स भी आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगे और पूछते भी हैं, तो इसीलिए इस तरह की प्रॉब्लम्स भी मैंने इसमें इंक्लूड की है लेक्चर के अंदर। सो क्वेश्चन देखते हैं। द बुक्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स, 10 डजन इकोनॉमिक्स। सेलिंग प्राइस आर 80, 60 and 40 each respectively. So find the total amount of books of will receive from selling the books using matrix algebra. अब देखिए आपसे अगर कोई ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछे सिंपल विदाउट यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा, तो बहुत आराम से आप इसको कर देंगे, है ना। आपको पता है 10 डजन केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री की एक बुक का प्राइस है 80 रुपए। तो 10 डजन मीन्स कितनी बुक्स हो गई? एक डजन में 12 बुक्स, तो 10 डजन में 10 इंटू 12, और हर एक का प्राइस है 80 रुपए, राइट। और सबको आप निकाल के ऐड कर देंगे, सही है। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है? आपके पास तीन तरह की बुक्स की बात हो रही है, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड इकोनॉमिक्स, और आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन या मैट्रिक्स अलजेब्रा दिखा के, ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन होगा क्योंकि नंबर ऑफ बुक्स को आप प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो आपको कॉस्ट पूरे प्राइस मिलेगी। तो आपको दो मैट्रिक्स फॉर्म करनी है, दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद अमाउंट मिल जाना चाहिए। अमाउंट जो मिलेगा वो एक 1x1 का मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ से आपको देखिए जो दो बुक्स सॉरी जो दो मैट्रिक्स फॉर्म करने हैं वो किस ऑर्डर के आएंगे वो बता देता हूँ। पहले वाले में यहाँ बनाएगा, यहाँ पता नहीं अभी क्या आएगा। दूसरे वाले में यहाँ पता नहीं, लेकिन लास्ट में बनाएगा, तभी तो मल्टीप्लाई होने के बाद ऑर्डर 1x1 आएगा। दूसरी बात, यहाँ पे तीन तरह की क्वांटिटीज की बात हो रही है ना, तीन डिफरेंट। तो यहाँ पे आपको 1x3, 3x1। आपको एक मैट्रिक्स में नंबर ऑफ बुक्स रखनी है, एक में आपको रखना है क्या? प्राइस। ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं पहले वाले में नंबर ऑफ बुक्स रख रहा हूँ, एक रो रखूंगा 3 कॉलम्स। आपको डजन में दे रखी है केमिस्ट्री, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स की बुक्स, और आपको पता है एक डजन में 12 होते हैं।
तो आप 12 को बाहर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 10 डजन, तो 10 इंटू 12 के 120 हो जाएंगे। 8 डजन फिजिक्स, तो 8 इंटू 12 हो जाएगा। एंड 10 डजन इकोनॉमिक्स। सही है। फिर मैं दूसरा मैट्रिक्स बनाऊंगा 3x1 का, 3 रो 1 कॉलम। उसमें आप प्राइस रख दीजिए। फिजिक्स वाली बुक्स की 80 है, इसकी 60 एंड इसकी 40। अब देखिए, आप जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 80 प्लस 8 इंटू 60 प्लस 10 इंटू 40, ये तो सिंगल सिंगल पीस की बात हुई। और एक डजन में 12 है, तो इंटू 12 और हो जाएगा। तो यहां से आप देख सकते हैं कि वही इक्वेशन बन जाएगी, वही फॉर्मेशन है जो आप कहाँ पे कर रहे थे, जो आप अपने सिंपल मेथड से सॉल्व कर रहे थे। सिंपल मेथड से सॉल्व करते तो क्या होता, 10 डजन है केमिस्ट्री, तो 10 इंटू 12 और एक बुक का प्राइस है 80, प्लस 8 डजन है आपके पास फिजिक्स और एक बुक का प्राइस है 60, और टोटल 10 डजन है आपके पास इकोनॉमिक्स और एक का प्राइस है 40, है ना। तो देखिए आपका जो आंसर यहाँ से आएगा वही यहाँ से आएगा। देखिए कैसे, 12 को बाहर छोड़ दीजिए, ये 1 इंटू 3 है, ये 3 इंटू 1, तो रिजल्ट आएगा आपका 1 इंटू 1, रो बाय कॉलम। तो 10 इंटू 80 मतलब 800, 8 इंटू 60 प्लस करना है इसमें 480, प्लस 10 इंटू 400, 400, 10 इंटू 40 सॉरी 400। आप चेक कर लीजिए वहां पे भी यही बन रहा होगा। तो देखिए कितना हो गया, 12 इंटू, ये पूरा आप ऐड कर दीजिए, 1680 आ रहा होगा। और आप चेक कर लें एक बार, है ना। नाउ अब 12 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 8 96, तो टोटल 20,160 रुपीज आपका यहाँ पे रेवेन्यू होगा। आप चाहे वहां से भी निकाल के चेक कर लें एक बार कंफर्म क्या सेम आ रहा है, राइट। चलिए, चलिए यहाँ पे इस लेक्चर को अपन खत्म करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में फिर अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट देन देखिए, अब यहाँ पे ये इजी क्वेश्चन हो गया आपके लिए। तीन मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है और बोला है ये ए के बराबर आता है, तो वैल्यू ऑफ ए क्या आएगी, ना मतलब मैट्रिक्स ए फाइंड करना है। पहले चेक करते हैं क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो ये 1x3, 3x3 और 3x1, ठीक है। अगर सपोज करो मैंने पहले दो मल्टीप्लाई करे, यस पॉसिबल है, यहाँ भी पॉसिबल है, ठीक है। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका, 1 इंटू 1। तो ए जो मैट्रिक्स होगी वो 1x1 का होगा। देखिए निकालते हैं, 2 1 3 -1 0 -1 -1 1 0 0 1 1 और एक और 1 0 -1। तो देखिएगा ये 1x3 3x3, तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा आपका 1x3 का, एक रो 3 कॉलम, है ना। तो फर्स्ट रो देखिए क्या आएगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू -1 प्लस 1 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 0। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से जाइए, 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1, और नेक्स्ट 2 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1, और ये मल्टीप्लाई होगा 1 0 -1 से। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये -2 -1 -3 4 और 3 -2 1 1 0 -1। ये है 1x3, ये है 3x1, तो रिजल्ट आएगा 1x1, मतलब एक रो एक कॉलम सिर्फ एक एंट्री। तो क्या हो जाएगा, -3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 1 इंटू -1। तो कितना हो गया है, -3 -1 मीन्स -4। तो ये आपके ए की वैल्यू हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। मल्टीप्लिकेशन ये सबसे ज्यादा टफ लगता है बच्चों को जनरली इस चैप्टर में, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप वापस से क्वेश्चन सारे ट्राई करें अपने आप, देन हिंट लें अगर आपसे ना हो। और इसके बाद आपकी जो एक्सरसाइज है मल्टीप्लिकेशन वाली, आप उसे कंप्लीट करें एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। और आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई किसी भी तरह की आप डिफिकल्टी फेस करते हैं,
तो आप प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। हम इस पे आगे फिर आपके रिजोल्यूशन के लिए जो भी बेस्ट होगा वो कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।